तो गुड आफ्टरनून अगेन आप सभी को। कल हम लोग मुगल काल पे बात कर रहे थे, है ना। आज भी उसी पे बात करेंगे। मुगलों का एक बैकग्राउंड आपको समझाया था, ठीक है। किन परिस्थितियों में बाबर ने भारत पे हमला किया था, कौन कौन से राज्य थे। बाबर ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो किया उसमें तो चार पांच बातें हैं। और हैंडआउट्स ना कल आपको जीरोक्स कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा मैं, है ना। वो एक अपलोड भूल गया था मैं उनको कहने के लिए, है ना। तो जीरोक्स आपको मिल जाएगा हैंडआउट्स का, तो उसमें इंफॉर्मेशन है। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए। अभी आप आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए तो जब भी आप पेपर एनालाइज करिए, देखिए थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले लीजिएगा, उसमें से इन्फॉर्मेशन तो है ही। और बाबर के बाद हम लोगों ने हुमायूं पे भी बात कर ली थी, और हुमायूं के बाद शेर शाह पे भी चर्चा हो गई थी। इस्लाम शाह ने बेड़ा गर्क कर दिया सूरवंश का, ठीक है। हुमायूं ने दोबारा चाहा कि भाई चीज़ें बेहतर हो जाएं, और बट वो बहुत बेहतर कर नहीं पाया हुमायूं, अभी मजबूत करता, इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो उत्तर भारत में एक उथल पुथल का दौर ही चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जिस पे हम लोग बात करेंगे उसका नाम है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। क्या क्या मेजर डेवलपमेंट है अकबर के बारे में, एक बार हम लोग इंफॉर्मेशन के जरिए देख लेंगे, ठीक है। और जैसे अशोक के बारे में कुछ बिंदु हमने बनाए थे कि मेंस में आ सकता है, वैसे अकबर पे भी 8-10 पॉइंट हम अलग से लिख लेंगे। राइटिंग करनी पड़ सकती है हमें अकबर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अकबर के बारे में, मतलब जो बैकग्राउंड की बात हमने कर ही ली थी, हुमायूं का बेटा है ये। और जब हुमायूं भाग रहा था तब इसका जन्म हुआ था। और अभी अकबर जो है सिकंदर ससुर को भगा रहा था, भाग रहा था तो दुनिया में आया ये। सिकंदर ससुर को भगा रहा था तब तक पिता जो है दुनिया छोड़ के चले गए। अब ये श्योर नहीं था कि भारत में रह पाएगा, कि ईरान में फिर जाना पड़ेगा इसे, ठीक है। उस समय पंजाब वाले इलाके में था, पेशावर कलानूर के आसपास था। वहीं पे इसको बादशाह घोषित किया जाता है। और तब तक दिल्ली आगरा पे हेमू का कब्जा हो गया था, दोबारा इसको दिल्ली पे कब्जा करना था, ठीक है। जब अकबर की बात करते हैं हम लोग, तो 1556 से 1560 ये माना जाता है बैरम खां के संरक्षण का काल। ये माना जाता है बैरम खां के संरक्षण का, लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। बैरम खां के संरक्षण का काल, ठीक है। तो सब निर्णय बैरम खां ले रहे हैं। अकबर जो है 13 साल कुछ महीने का है, और बैरम खां ही सारा डिसीजन ले रहे हैं इस समय हम। इसी समय की एक बड़ी घटना है, नवंबर 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऐसे देखोगे आप तो अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हो रहा है। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। हेमू ने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। और था तो पहले सूरवंश का सेनापति, लेकिन अब स्वतंत्र शासक के तौर पे उसकी इच्छा जागृत हो गई थी। आगरा वगैरह पे कब्जा कर लिया था, है ना। लिखेंगे आप इसमें, हेमू की पराजय, मृत्यु और मुगलों का पुनः दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण। पराजय, मृत्यु और मुगलों का पुनः दिल्ली एवं आगरा पर नियंत्रण। ठीक है। कल वाली कहानी थोड़ी बहुत आपको याद हो, तो हमने बताया था कि जब दिल्ली को लेकर संघर्ष होता था, उत्तर पश्चिम से यदि कोई आ रहा है,
ये मान लो आपका दिल्ली का लोकेशन है, सपोज दैट उत्तर पश्चिम से यदि कोई आ रहा है तो ये हरियाणा में पानीपत, एक इधर जैसे मान लो अकबर यहाँ अभियान कर रहा है कहीं पे, यहाँ से वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, हेमू ऑलरेडी दिल्ली आगरा पे कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ का शासक है, तो ये इधर से उसको, ये उधर से बढ़ेगा, तो कोई ऐसा नहीं था, च्वाइस नहीं होता था कि चलो आओ पानीपत में मिलते हैं, आज जो फैसला करते हैं पानीपत में, ऐसा नहीं होता था, है ना। यह संयोग होता था कि समय समय पे एक उत्तर पश्चिम से आ रहा है और एक दिल्ली पे दावा कर रहा है या वहां का शासक है उसको रोकना चाहता है, ठीक है। तो ये मत सोच लीजिएगा आप आओ फैसला करते हैं पानीपत में, ठीक है, ऐसा वाला कुछ नहीं होता था, है ना। और तो पहला वाला भी देखा आपने, दूसरे इधर अकबर इधर से था अभियान पे और हेमू था, हेमू जीत जाता, जितने भी इतिहासकार हैं सब यही कहते हैं इस युद्ध में, बट वो किसकी तीर पता नहीं, कोई सैनिक की तीर उसके आंख में लग गई, ठीक है। और हेमू हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी में जो वो होता है ना, मतलब हौद जो होता है बैठने के लिए, से लगने के बाद शायद गिर गया, उसी में मूर्छित पड़ा रहा या कुछ ऐसा हुआ था। सेना को क्या लगा कि भाई हेमू तो गायब हो गया, मारा गया वो बस, ठीक है, सेना में भगदड़ मच गई और उसका फायदा मिल गया मुगलों को। मतलब ये सफलता ना, मतलब साहस की तो है ही, मान लो आप बड़ी सेना से, हेमू के पास बड़ी सेना थी, उसके पास भी तोप आ गए थे ना, हेमू के पास भी 10-20 तोप उसके पास भी था, ठीक है, तो अब इतना आसान नहीं था इनको, बट किस्मत जब साथ होती है तो अभी कहते हैं परिस्थितियों की बात है ना। अकबर की किस्मत में था इतिहास बनाना, ठीक है, पर ना कोई नाम भी नहीं, जैसे बहुत सारे शासकों का नाम कहाँ आ पाता है यदि बड़ी भूमिका नहीं है तो, ठीक है। तो ये वाली बात है अकबर को लेकर के, तो एक बड़ी घटना मानी जाती है। सारे डिसीजन बैरम खान लेता था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 18 साल के आसपास का जब अकबर हो गया तो बैरम खान को कहा कि आप चले जाइए आप हज की यात्रा पे, मतलब उसके जो आसपास की मंडली थे उसे समझाते रहते थे अकबर को कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, जो है सो बैरम खां हैं, ठीक है, संरक्षक थे। उस समय किसी को रिटायरमेंट देना होता था तो कहा जाता था अब हज यात्रा पे जाइए, तीर्थ यात्रा पे जाइए। अब आपकी उम्र, कैसे कहते हैं हिंदू समाज में कि आपकी उम्र अब तीर्थ यात्रा वाली हो गई है, ठीक है, यानी अब छोड़िए गृहस्थ वगैरह सब सब जिम्मेदारियां, पैसे वैसे, घर मकान, अब कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे फिर जन्म थोड़ा ठीक हो जाए, सफल हो जाए वाली बात। बैरम खान ने पहले रिटेलिएट किया तो अकबर ने विरोध किया, फाइनली बैरम खान जाने लगा। तो कभी रास्ते में जब मछुआरा सरहिंद के युद्ध में बैरम खान ने भाई किसी को मारा था तो उसी के परिवार में रास्ते में खबर थी, कहा था दरबार से ही खबर लीक की गई थी बैरम खान इस रास्ते जा रहा है, और रास्ते में उसी किसी प्रतिद्वंदी ने उसकी हत्या कर दी बैरम खान की, ठीक है। अंत तो किसी का सामान्य होता ही नहीं था, असाधारण अंत होता था मध्यकाल में, ठीक है। उसके बाद जो उसका बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर ने बहुत मोहब्बत से, मतलब अपने भाई जैसा उसको रखा एकदम। और रहीम जो है, मतलब कहने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े लेखक और कवि भी हैं, ठीक है, और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थे, अकबर के विश्वास पात्र लोगों में थे, अकबर के नवरत्न में भी आते थे वो, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी उन्हें दी जाती थी रहीम को। अकबर में ये था कि जो संबंध निभाता था उससे संबंध बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उसके शासनकाल की एक खास बात रही है, योग्य लोगों की पहचान भी कर लेता था वो, ठीक है। तो ये है बैरम खां की कहानी जो यहाँ पटाक्षेप हो जाती है। बैरम खां जब कमजोर पड़ जाते हैं, इनका गेम खत्म ओवर होता है 1560 से 62 के बीच में। माहम अनगा का प्रभाव अकबर पर है। अकबर को पालन पोषण करने वाली मां थी, जन्म देने वाली नहीं थी, बट अकबर का पूरा केयर यही करती थी, एकदम साय की तरह अकबर के साथ रहती थी। तो अकबर बड़ा सम्मान करता था इनका। बैरम खां को हटाने में भी इनकी भूमिका थी, ठीक है, महामनगा। और इनका एक बेटा था, पर बेटे का नाम इन्होंने अच्छा नहीं रखा था, आधम रखा था नाम। हो सकता कुछ अच्छा मतलब हो उस समय, बट हम लोग जो समझते हैं अधम, तो ठीक तो नहीं समझते हैं, है ना। वो चाहती थी अकबर, अब बेटे थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिले, तो चूंकि बादशाह से बड़े अच्छे संबंध थे तो बेटा भी बड़ा उदंड था। अकबर ने इसे एक जिम्मेदारी सौंपी और उस अभियान पे गया, और वहां जो भी संपत्ति वगैरह मिलती थी राज्य को देना होता था, सब संपत्ति वगैरह बहुत अपने पास रख लिया। अकबर ने एक बार माफ कर दिया,
ऐसी घटना और हुई एक आधा बार या दो बार, ठीक है। तो अकबर का था कि भाई अनुशासनहीनता या देशद्रोह की सजा जो है कठोर देता था वो। सिस्टम बनाने के लिए आपको मतलब बहुत उदार रहेंगे तो सिस्टम नहीं बनेगा। मानवीय आधार पे किसी की मदद कर देंगे, बट जो सिस्टम का उल्लंघन कर रहा है, यदि आप दो चार बार जब तक मजबूत मैसेज नहीं देंगे ना आप, ठीक है, जब आप अच्छे अधिकारी के तौर पे अपनी पहचान चाहते हैं कलेक्टर एसपी के रूप में, जब आपकी पोस्टिंग होती है ना, तो एक आध 10 दिन के अंदर आपका मैसेज पहुंच जाता है पूरे विभाग में सब कि साहब कैसे हैं, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, उसको आगरा में मतलब या कहीं पे किसी महल के नीचे फेंकवा दिया था, तब भी बच गया वो आजम खां। ऊपर से धक्का मरवा दिया था उसको, सजा थी वो, पनिशमेंट। फिर हाथी के पैर के नीचे उसको सदमे में महामनगा भी, ठीक। अब अकबर पे किसी का नियंत्रण नहीं है, अब अकबर अपना स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें उसके जीवन के शुरू में जुड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साम्राज्य विस्तार। देखिए आप अकबर का साम्राज्य विस्तार देखो, अकबर के ना सभी अभियानों का हमने उल्लेख किया हुआ है हैंडआउट्स में, ठीक है। डिटेल में सब छोटे बड़े अभियान उसमें हैं। यहां पे बोर्ड पे 6-7 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में रेफरेंस दूंगा केवल मैं, ठीक है। साम्राज्य विस्तार में लिखे आप 1561 में मालवा के विरुद्ध अभियान, ठीक है। इन सब के बारे में जानकारी है। यहाँ के शासक थे बाज बहादुर, उनकी पत्नी थी रूपमती। बाद में अधीनता स्वीकार कर लेंगे अकबर के दरबार में। अच्छे गायक थे ये लोग, मतलब शासक भी थे और गायक भी थे, ठीक है। तो अकबर शासक को भी गायक बना लिया करता था, आओ तुम कला दिखाओ अपना मुगल दरबार में, ठीक है। 1562 में आमेर, आमेर में कछवाहा वंश था, है ना। आमेर से मित्रवत संबंध और वैवाहिक संबंध भी। कहा जाता अकबर सलीम चिश्ती की दरगाह की यात्रा पे जा रहा था, तो उस दौरान मुलाकात हुई आमिर के जो शासक थे, है ना, और मित्रता का प्रस्ताव रखा और अकबर ने उसको स्वीकार। मैं बताऊंगा कि राजस्थान के शासकों को लेकर अकबर का क्या अप्रोच था अलग से। उसको राजपूत नीति भी कहा जाता है किताबों में, है ना, हैंडआउट्स में भी दे रखा है हमने उसको लिखकर। 1564 में गढ़ कटंगा, जबलपुर के साथ युद्ध हुआ था उस समय। रानी दुर्गावती का जिक्र मिलता है यहां पे। जैसे आमिर के शासक वगैरह का नाम भी है, भारमल या बिहारी मल, है ना, मान सिंह, भगवान दास, ये सब लिखा हुआ, उसका बेटा पोता, ये सब अकबर के समय महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं राजनीति में, ठीक। गढ़ कटंगा, रानी दुर्गावती, ये अपने बेटा की संरक्षक थी, चंदेल वंश की थी और साहस से युद्ध किया था, बट अकबर ने इनको पराजित कर दिया था। 1567-68 चित्तौर को लेकर युद्ध और 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। वहीं पर हमने 8-10 राजपूत राज्यों का नाम भी दे रखा है नोट्स में। एक बार ऐसे पढ़ के निकल जाइएगा, जो बोर्ड पे दे रहे हैं इसी पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चित्तौर को लेकर जब इसने हमला किया तो चित्तौर के शासक ने, राणा ने अधीनता मानने से अस्वीकार, कुछ हिस्से पे कब्जा हो गया, बाकी संघर्ष जारी रहा। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे राणा प्रताप ने भी अधीनता मानने से अस्वीकार। कई चरणों में युद्ध हुआ है, उसमें एक बहुत फेमस युद्ध है हल्दी घाटी की लड़ाई। बट मेवाड़ के शासक ने मुगलों की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये एक नोटिस करने वाली बात रहती है, ठीक है। खूब चर्चा होती है संघर्ष की, है ना। राजस्थान के इतिहास में बहुत वीरतापूर्वक पूरी बातों को बताया जाता है।
राणा के किस्से बताए जाते हैं, राणा प्रताप के सासी तो थी। और 1572 में गुजरात विजय, ठीक है, 72 में गुजरात विजय। 1574-76 में बंगाल विजय, ठीक है, बंगाल विजय। 1580 में काबुल विजय, और 85 में कंधार विजय, 95 में, 1595 में कंधार विजय, ठीक। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि विरासत में उसे जो एक मजबूत साम्राज्य मिला था, तो ऐसा कुछ तो मिला था नहीं। हुमायूं ने कब्जा किया था, बट चीजें तो पूरी अस्थिर ही थी। तो अकबर ने क्या किया, आप देखोगे सब पूरा इलाका अकबर ने बंगाल से लेकर के, यानी बंगाल यहां से लेकर के अकबर ने इस वाले इलाके में, हिंदुकुश पर्वतमाला, ये काबुल है, ये कंधार है, ये सब अकबर के पास था। ये गुजरात, ये पूरा इलाका, कश्मीर भी अकबर के पास था। ये सब, ये पूरा उसका साम्राज्य था। अब समझ लो, यहाँ मालवा, ये गुजरात, ये सब इलाका अकबर के पास, ठीक, उड़ीसा, सब अकबर ने जीत लिया था। मोटे तौर पे विंध्य पर्वत के ऊपर का हिस्सा जो है अकबर ने पूरा जीत लिया था, ठीक है। तो इसमें से देखोगे आप, जैसे हमने मालवा के बारे में लिखवा दिया आपको, मालवा अभियान, गुजरात के बारे में बता दिया आपको, बंगाल के बारे में बताया, काबुल कंधार के बारे में बताया। एक तरह से बाउंड्री वाली बातें हमने बता दी मोटे तौर पे। कश्मीर भी इसके पास था, सिंध भी जीता था, बलूचिस्तान भी जीता था, सबका उल्लेख है। सब याद नहीं रखना है आपको। राजस्थान के विरुद्ध अलग अलग कुछ अभियानों का भी उल्लेख है उसमें, ठीक। दक्षिण में कहा जाता है उस समय 4 राज्य थे दक्षिण में। एक कोई राज्य यहां पर ही था, खानदेश करके था। एक कोई राज्य था अहमदनगर। एक इधर था गोलकुंडा। और एक कोई इधर राज्य था बीजापुर। छोटे मोटे और भी सत्ताएं थी, ये प्रमुख राज्य थे दक्षिण में। अकबर के समकालीन दक्षिण में था खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। छोटे मोटे शक्तियां और भी सक्रिय थी, ठीक। बहमनी राज्य का पतन हो चुका था, और उसके पतन के बाद ही अहमदनगर और बीजापुर, गोलकुंडा मजबूत बना था, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, उत्तर भारत में तो कब्जा कर ही लिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, आपको याद है ना सभी को, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा अभियान किया था, उत्तर भारत को जीत लिया था कंप्लीट। वैसे अकबर ने भी पूरे उत्तर भारत को, उससे बड़ा इलाका इसके पास था अलाउद्दीन खिलजी से। अब आप एक शीर्षक दे दें, लिखें आप, दक्षिण भारत में अभियान, दक्षिण भारत में अभियान। पहला पॉइंट लिखें, अकबर के समय दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। अकबर के समय दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। ठीक है, लिख लें आप, खानदेश, खानदेश, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ऐसे करके गुजरात का कुछ हिस्सा इसमें है ना। तो खानदेश, अहमदनगर, खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा, ठीक है। अगला पॉइंट लेंगे, अकबर चाहता था
अकबर चाहता था कि चारों राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करे, ठीक है, चारों राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करे। अकबर ने इस उद्देश्य से चारों राज्यों के पास अपने प्रतिनिधि को भेजा, चारों राज्यों के पास अपने प्रतिनिधि को भेजा, प्रतिनिधि को भेजा, लेकिन खानदेश के अतिरिक्त, खानदेश के अतिरिक्त अकबर की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की। खानदेश के अतिरिक्त अकबर की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की। अगला पॉइंट लिखें, 1595 में अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, कॉमा देकर लिखें आप, आंशिक सफलता मिली। पूरे राज्य पे कब्जा नहीं हो पाया, कुछ हिस्सों पे कब्जा हो पाया, ठीक है। और एक चांद बीबी करके एक महिला थी, अहमदनगर की राजकुमारी थी वो, उन्होंने अपनी बुद्धि से, साहस से अकबर का प्रतिरोध खूब किया। हालांकि बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो चांद बीबी का नाम यहाँ आता है ना, कभी कभी जैसे रानी दुर्गावती हैं, चांद बीबी हैं, महामनगा हैं, इतिहास में कोई महिला कहीं भूमिका महत्वपूर्ण अदा करे तो उसका रेफरेंस आता है। किसी भी महिलाओं का नाम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बड़ा सिंपल सा सवाल हो सकता है ये, ठीक है, कभी भी, है ना। तो चांद बीबी नामक महिला थी अहमदनगर से जो प्रतिरोध, लिखा हुआ ये भी आपके नोट्स में। तो हम क्या देख रहे हैं कि अकबर दक्षिण भारत में खानदेश ने अधीनता मान ली उसकी, बट अहमदनगर ने उसकी अधीनता, न बीजापुर गोलकुंडा ने अधीनता नहीं मानी। तो अकबर क्या चाहता था, पहले इसको निपटा दें फिर इन दोनों को निपटाएंगे हम। उम्र हो चली थी, बीमार रहने लगा, फिर अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर उसका नियंत्रण था, बाकी अहमदनगर फ्री था, उसके नियंत्रण से बाहर था। कुछ हिस्सों पर तो कब्जा था, एक समझौता हो गया था। तो दक्षिण में ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, एक तरह से दक्षिण इसके प्रभाव से बाहर ही रहा। और उसी दौरान इसका बेटा था जहांगीर सलीम, उसने विद्रोह भी कर दिया था। अकबर बीमार भी रहने लगा था। अकबर चाहता था बेटे को कठोर सजा दें, लेकिन मां के दबाव में सजा नहीं दे पाया वो, है ना। चाहता था सलीम को कठोर से कठोर सजा दी जाए। वो जानता था कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मतलब जो भी अनुशासन को तोड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। कर दे नहीं पाया, बीमार रहने लगा, और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। तो दक्षिण भारत में मामला उसका अधूरा रह गया। एक और था कि खानदेश ने विद्रोह कर दिया था 1601 ईस्वी में, तो खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। लिख लें आप एक और पॉइंट इसमें, 1601 ईस्वी में खानदेश का विद्रोह एवं खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है, तो लास्ट समझ लो, से मेजर विलय यही था अकबर का। तो अब पीछे से याद करिए, बाबर काबुल से लेकर यूपी तक, बिहार बॉर्डर तक
हुमायूं उसको बचाने में परेशान, बाहर हो गया। शेरशाह ने एक अच्छा साम्राज्य बनाया था, लेकिन अब शेरशाह के साम्राज्य में कश्मीर भी नहीं था, गुजरात भी नहीं था, ये सब इलाका नहीं था उसके साम्राज्य में। तो निश्चित तौर पे अकबर ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया, कोई शक नहीं है इसमें। उत्तर भारत में देखेंगे आप, और स्टेबल साम्राज्य, अकबर ने एक बार सत्ता स्थापित कर ली तो स्टेबल रहा फिर वो। ठीक है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान थे, युद्ध थे उत्तर भारत में, कौन से थे दक्षिण भारत में, उसकी एक समझ आपको दे दी गई है। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी हैंडआउट्स में है। मेरे हिसाब से आपको उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको तो पढ़ सकते हैं वहां से भी। ठीक है, अतिरिक्त जैसे अब बूंदी, कोटा, बहुत सारे राज्यों का उल्लेख है ना, तो उतना याद रखने की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम के लिए। अब लिखें आप, राजपूत शासकों के प्रति नीति। राजपूत शासकों के प्रति नीति। यहां लिखें आप, राजपूत शासकों के प्रति नीति है ना अकबर की, खास के राजस्थान। लिखें, 3 प्रकार की परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। 3 प्रकार की परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तीन प्रकार की परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। देखिए आप, प्रथम, जिन शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिन शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनसे अकबर का संघर्ष जारी रहा। मेवाड़ इसमें आता है, राणा प्रताप जो है इसमें आते हैं। तो जब तक रहा तब तक संघर्ष चलता रहा, कभी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं। एक सिचुएशन ये आता है उभर कर। अगला लिखें कि कुछ राज्यों ने संघर्ष किया फिर अधीनता स्वीकार की। कुछ राज्यों ने संघर्ष किया फिर अधीनता स्वीकार की। जैसे मेड़ता है, रणथंभौर है, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। मेड़ता लिख लीजिए आप, मेड़ता का राज्य था, ये भी नोट्स में लिखा हुआ है ना। कुछ ने संघर्ष किया फिर अधीनता स्वीकार कर ली, सिचुएशन ये हो गया। तीसरा लिखें आप, अधिकांशतः राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये मैं मेड़ता बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, है ना। तीसरा लिखेंगे आप, अधिकांशतः राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक, तो 3 प्रकार की परिस्थितियां बनी राजस्थान में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप, जिन राज्यों ने अधीनता स्वीकार की, जिन राज्यों ने अधीनता स्वीकार की, जिन राज्यों ने अधीनता स्वीकार की, ठीक है, उनको मुगल सेवा में यदि वे आना चाहे तो यदि वो आना चाहे तो महत्वपूर्ण पद दिए गए। महत्वपूर्ण पद दिए गए
और इसके साथ वेतन जागीर भी, इसके साथ वेतन जागीर भी। ठीक है, समझा दूंगा मैं आपको भी। जो लोग फोर्स नहीं किया उसने कि नहीं आपको नौकरी करनी करनी है मुगलों के पास, यदि आप आना चाहते हैं, आप जो जिम्मेदारी आपको ऊंचे पद दिए जाएंगे, क्योंकि सब शासक वर्ग थे, तो जब आप सेवा देंगे तो उनको किसी क्षेत्र का पूरा रेवेन्यू दे दिया जाता था। जैसे मारवाड़ के जसवंत सिंह थे, उनको हिसार का पूरा जागीर दे दिया, हिसार का क्षेत्र दे दिया गया था कि यहां की टोटल इनके आपकी है। तो ऐसा वाला सिस्टम होता था। ठीक, जो सेवा देंगे उनको जागीर। अगला पॉइंट लिखें, देखिए मूल क्षेत्र पर, मूल क्षेत्र पर राजपूत शासकों का नियंत्रण बना रहा। इसको एकदम से ना कहाँ हटा ही दीजिए इसको, मतलब ठीक, ये खलल डालता है ये। ठीक, मूल क्षेत्र पर राजपूत शासकों का नियंत्रण बना रहा, इसे वतन जागीर कहते थे। वतन जागीर। ठीक है, वतन जागीर कहते थे, है ना। इसी में लिखेंगे आप कि इन शासकों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। इन शासकों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। ठीक, स्वीकार करनी होती थी, कौमा, नियमित नजराना देना होता था, नियमित नजराना देना होता था, और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा भी। और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा भी। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा भी। अगला पॉइंट लिखें, मुगलों के द्वारा मुगलों के द्वारा इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, हस्तक्षेप न करने तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा का आश्वासन दिया जाता था। बाहरी आक्रमण से रक्षा का आश्वासन दिया जाता था। ठीक है, बाहरी आक्रमण से रक्षा का आश्वासन दिया जाता था। ठीक है, तो अकबर की राजपूत नीति, अकबर चाहता था कि राजपूत शासक उसकी अधीनता मान ले। अकबर को यह पता था कि हम डायरेक्ट शासन करेंगे तो विद्रोह होता रहेगा। उसको ये समझ थी कि राजपूत लड़ने वाले होते हैं, यदि अधीनता मान लेंगे तो हम राजपूतों को सम्मान देंगे और ये हमारे साथ काम आएंगे, तो राज्य को मजबूती मिलेगी। क्यों? क्योंकि अकबर को अफगानों से लड़ना था, और अकबर को ये पता था कि भाई अफगानों को हटा रहे हैं ये लोग मुगल, और वो लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे वो। तो लड़ने वाले का काट एक ही था कि उसको फिर लड़ने वालों से लड़ाया जाए। अकबर इस बात को समझ रहा था कि फिर अफगानों के बराबर टक्कर का यदि कोई है यहाँ पे तो वो राजपूत है जो लड़ेंगे उससे। अफगान कभी मुगलों को अपना शासक नहीं मानने वाले हैं कि आप उसको हटा रहे हैं ना अब यहाँ से, तो
तो राजपूत तो पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो अकबर को लगता था ये अधीनता स्वीकार कर लेंगे और इन्हें हम सम्मान देंगे तो इनके साथ एक अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग बनेगी और ये बॉन्डिंग बहुत काम आएगा। अकबर की ये सोच एकदम सफल थी। अकबर जब बड़े बड़े अभियान पे खुद जाता था तो पूरे राजधानी की जिम्मेदारी किसी राजपूत शासक को ही सौंप के जाता था, आमेर वालों को तो खास करके, या बड़े बड़े दायित्व राजपूत शासकों को सौंपा करता था वो, क्योंकि इस बात को समझ गया था कि ये वचन दे रहे हैं तो वचन अपना ये निभाएंगे। तो अकबर की राजपूत नीति ना खूब चर्चा में आती है। इसी तरह की सोच शेरशाह की थी। शेरशाह ने भी अधीनता स्वीकार करके कई राज्यों का राज लौटा दिया था, ठीक। बट शेरशाह के पास ज्यादा वक्त नहीं था। राजस्थान में भी शेरशाह ये जानता था कि ये लड़ने वाले हैं, बस ये अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। शेरशाह की भी यही सोच थी। शेरशाह की बहुत सारी नीतियों का प्रभाव अकबर की नीतियों पर दिखता है। अकबर कहीं ना कहीं मानता था कि शेरशाह एक बेहतर शासक है, तो उसका जो अप्रोच रहा है मतलब अलग अलग फील्ड में, उन सब अप्रोच के बारे में वो जानकारी रखता था, क्या अप्रोच रहा है उसका। देखो ये भी एक योग्य शासक की पहचान होती है कि आपको लगता है किसी से हम कुछ सीख सकते हैं तो सीखने में बुराई, ठीक है। तो राजनीतिक घटनाक्रम में देखा जाए, अकबर की बात करें हम लोग, उत्तर उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, राजस्थान के प्रति नीति, ठीक। और लिखना नहीं, आपको मैं बता दूं, पूरे जितना हिस्सा इसके पास था कि पूरे मुगल साम्राज्य को इसने एक निश्चित प्रशासनिक इकाई में, जैसे केंद्र है, फिर प्रांत है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर परगना है, फिर गांव है, इसने एक साथ एक यूनिट बनाया और हर लेवल पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा इसने। जैसे सूबा है, सूबेदार हो गया तो कहीं वो शक्तिशाली ना हो जाए, तो प्रांत में एक दीवान भी रखता था। सल्तनत काल में तो ऐसा हो नहीं पाया था, जो था सो इक्तदार था, तो पैरेलल उसके पैरेलल एक और अधिकारी रख दिया कि नहीं, वित्तीय काम ये देखेगा, कानून व्यवस्था तुम देखोगे, बॉस तुम हो बट पैसा तुमको इससे लेना पड़ेगा। तो हर जगह अकबर ने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया। मैं भी लिखवाऊंगा अकबर की जब बात करूंगा तो। कभी कभी नाम सुनेंगे जैसे जागीरदारी और मनसबदारी। जागीरदारी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए अभी आप, कि जो उच्च उच्च पदों पर हैं, ऊंचे ओहदों पर हैं, उनको नगद वेतन नहीं, बल्कि राजस्व के रूप में किसी क्षेत्र का ही आवंटन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं मुगलों की सेवा में हूं, तो मैं सेवा में हूं और हो सकता है कि मैं कहीं सेवा दे रहा हूं, सपोज दैट मान लो मैं हरियाणा में कोई सेवा दे रहा हूं या बादशाह के साथ कोई सेवा दे रहा हूं, तो मुझे इस क्षेत्र की जागीर, इस क्षेत्र की पूरी इनकम मुझे दे दी गई। इस डिस्ट्रिक्ट की, 2 डिस्ट्रिक्ट की, 3 डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी अलग है, जो अधिकारी वो अपना काम कर रहा है, बट जितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो मेरे पास। ये सम्मान का विषय माना जाता था, जागीर के रूप में वेतन देना। तो जागीर क्या हुआ, एक तरह से वेतन के रूप में क्षेत्रीय राजस्व सरकारी सेवक को। समझ में आ रही बात नहीं एकदम? हाँ है, एक तरह जैसा मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, एक तरह से तुलना भी होती दोनों की। तो ये क्या हुआ, बट एकता में थोड़ा अलग था, वो वहीं पे काम भी करता था। जैसे मुझे वेतन दिया गया तो मैं यहीं का इक्तदार हूं, यहां ऐसा नहीं था। इक्तदार को जहां आपको दे दिया गया वहीं से आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, ठीक। प्लस आपको जो सरप्लस होगा वो आपको भेजना है सेंटर में। इनको तो वेतन दिया जा रहा है, सरप्लस वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू आप रख लीजिए वहां का। इस सम्मान का विषय माना जाता था। इसको लगता था ना कि जो बड़े अधिकारी हैं वो हमेशा चाहेंगे अलग राज्य बनाना, तो उनको इस बात की संतुष्टि हो कि किसी राज्य क्षेत्र के मालिक हैं वो, तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसको थोड़ा सा तुष्ट करते रहेंगे हम, तो उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति कम दिखेगी, ठीक है। देखो ये सब सिस्टम चलता आज भी है, बट ऑफिशियल नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक।
आप जब खुद बड़े होंगे, मतलब जब जिम्मेदारियां मिलेंगी, आप खुद समझ जाएंगे आप। ठीक है, सब एरिया बटा होता है, कौन क्या करेगा कैसे करेगा। सरकार का भी और सरकार से बाहर भी सब काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप सिस्टम में आएंगे तो। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया कि एक सबको एक ढांचे में ढालने के लिए, मतलब कि भाई एक सिस्टम बना दिया कि भाई जैसे आप देखोगे अभी 4 लेवल का पद होता है, ग्रेड क्लास 4 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 1 ऑफिसर, ऐसे करके 4 लेवल पे कर्मचारी होते हैं। सरकारी सेवक 4 लेवल पे होते हैं ना, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 और क्लास 4, ऐसे करके 4 लेवल पे कर्मचारी होते हैं। ठीक, तो अकबर ने ऐसा ही सिस्टम बना दिया। अच्छा, आप इस लेवल पे हैं, आप इस लेवल पे, ऐसे करके अकबर ने कई हायरकी बना रखी, 4 नहीं थी, 25-30 हायरकी थी, बट अकबर ने बना दिया। फिर आप प्रमोशन पा सकते हैं, डिमोशन पा सकते हैं, सिस्टम था वो। मैं लिखवा दूंगा आपको जब प्रशासन बताऊंगा तो। पर चूंकि अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर को बुनियाद रखने वाला माना जाता है, तो पूरा साम्राज्य को प्रशासनिक एक इकाई में बांधना, प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना करना, रेवेन्यू सिस्टम एस्टैब्लिश करना, सब अकबर ने किया है। तो अकबर ने ही बेसिकली बुनियाद रखी, एक मजबूत बुनियाद, जिसका फल जो है उसके उत्तराधिकारियों ने काटा या भोगा। ठीक है, अकबर ने बहुत मजबूत बुनियाद रख दी थी। ठीक है, यहां लिख लें आप अगला पॉइंट, भू राजस्व को लिख लें आप। लिखें, शेरशाह की पद्धति में ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, जब्ती व्यवस्था। मैं बता देता हूं एक बार, वहां लिखवाना भूल गया था मैं शेरशाह में। शेरशाह का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्ती सिस्टम भी कहते थे। ठीक, हाँ, देखिए आप, शेरशाह की पद्धति में, शेरशाह की भू राजस्व प्रशासन लिख रहे हैं हम लोग, तो शेरशाह की पद्धति हमने पीछे बता दिया था आपको। भूमि का माप करवाना, 3 भागों में बांटना, किसानों से एग्रीमेंट करना, 33% वसूलना, प्राकृतिक आपदा में राहत देना। ठीक, तो वो शेरशाह की पद्धति, जब्ती सिस्टम कहते थे उसको हम। शेरशाह की पद्धति में अकबर ने कुछ संशोधन किया। भूमि को 4 भागों में बांटा। ठीक, भूमि को इसने 4 भागों में बांटा। पूलज, पहला 2 याद रखिएगा, जिसमें प्रति वर्ष खेती होती थी, प्रति 1 वर्ष के अंतराल पर। ठीक, पूलज जिसपे प्रति वर्ष खेती होती थी उसको पूलज भूमि कहा जाता था। हर एक साल जो आम खेती जो होती है, प्रति 1 वर्ष गैप करके खेती हो रही है। ठीक, चाचर लिखना नहीं है, 2 से 4 वर्ष का अंतराल था। बंजर 5 वर्ष के अंतराल पे कुछ खेती होती थी। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। पूलज, प्रति, चाचर, बांजर, बस आपको ध्यान रखना है। शेरशाह के सिस्टम में इसने एक कैटेगरी और बढ़ा दी। उसने क्या था, उत्तम, मध्यम और निम्न। इसने निम्न की 2 कैटेगरी बना दी है, चाचर और बंजर। ये हो गया उत्तम, ये हो गया मध्यम। ठीक, ये हो गया निम्न। तो यहां पे अकबर भी क्या करता था, 33%। ठीक, यहां पे अकबर क्या करता था, 33%। और इधर जो भी लेगा वो रियायती दर पे।
ठीक है, कंसेशनल रेट पे लेगा, रियायती दर पे लेगा, उसका रेट कुछ क्लियर नहीं है कितना लेगा नहीं लेगा, ठीक है। एक तो अकबर ने ये चेंज कर दिया था, है ना। दूसरा लिखें आप, 10 वर्षों का उपज एवं 10 वर्षों के उपज एवं कीमत का औसत निकाला गया। दस वर्षों के उपज एवं कीमत का औसत निकाला गया, ठीक। इसको कहते थे आइन। आइन का मतलब हो गया कानून एक तरह से, है ना। आइने दहसाला, इसको कहते थे आइन, आइने दहसाला, ठीक। जैसे 10 साल यहां कोई लैंड है, क्या उसका उपज हो रहा है, 10 साल में मान लो 1000 किलो उपजाया गया 1 एकड़ भूमि पे, उसकी क्या कीमत है, किसी साल कीमत ज्यादा है कम है, सबका रिकॉर्ड रखता है वो। 10 साल में उपज कितनी हुई उसका एक औसत, और कीमत कितनी रही उसका एक औसत। उस औसत से फिर वो कर लगाएगा, वो सब उतार चढ़ाव को देख लेगा वो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एक अप्रोच है शासक का कि हमें कर भी ठीक ठीक मिल जाए और प्रजा पे, किसानों पे कर का बोझ भी ज्यादा, वो एडजस्ट करने की स्थिति में रहे, ठीक। तो 10 वर्षों का उपज एवं कीमत दोनों का औसत निकाला गया, और इसके हिसाब से तय होता था 33%, ठीक है। वसूली तो नगद में ही की जाती थी हर शासक के द्वारा, मतलब सिक्कों में कलेक्शन किया जाता था, अनाज के रूप में नहीं। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा अपवाद था, वो अनाज के रूप में भी लेता था और सिक्कों में भी लेता था, बाकी सब तो सिक्कों में ही लेते थे, ठीक। तो अकबर ने भू राजस्व के क्षेत्र में ये बदलाव किया, इसलिए भी अकबर की चर्चा होती है। एक खास चर्चा होती है अकबर की, उसकी धार्मिक नीति को लेकर के। इसमें कुछ लिखिएगा मत आप, जो क्लास नोट्स में दिया हुआ है उसको फॉलो पूरी तरह से कर लीजिए, जो मैटर दे रखा है आपको। बस मैं एक बार बोल देता हूँ धार्मिक नीति के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अकबर के बारे में कंक्लूजन बना लेंगे हम लोग 1 पेज का, कि मेंस में अकबर पे कुछ भी आए तो हम लिखने की स्थिति में अलग से थोड़ा समझा दिया, बता दिया अकबर के बारे में आपको, है ना। बाकी किसी के बारे में पढ़ना भी नहीं है अकबर के अलावा, बाकी तो बस ऐसे ही है, कुछ कुछ जानकारी, राजनीतिक इतिहास में ज्यादा कुछ दम है नहीं। अकबर की जो धार्मिक नीति थी ना, इसके लिए भी एक वर्ड यूज होता है, सुलहे कुल या सहिष्णुता या उदारता की नीति, ठीक। अब जैसे मान लो गैर इस्लामिक प्रजा जो है, ये कोई भी हो सकता है, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ठीक है, हिंदू भी हैं, पारसी भी हैं, आगे चल के ईसाई भी इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक। तो जितने भेदभाव वाले कर हैं, ठीक है, जैसे भेदभाव वाला कर है ना, क्या, जैसे तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। जजिया कर था, अकबर ने उसको समाप्त कर दिया, कि जजिया कर नहीं लेंगे गैर इस्लामिक प्रजा से, ताकि उनको ये एहसास न हो कि इस्लामिक प्रजा अलग है और गैर इस्लामिक सब एक हैं, बराबरी पे हैं। तीर्थ यात्रा कर नहीं लेंगे हिंदुओं से, उसको भी हटा दिया उसने, मतलब क्योंकि इस्लामिक तीर्थ यात्रा पे कोई कर लगता नहीं था, ठीक है, ताकि सब एक जैसा महसूस करें। ऐसे ही था अकबर का कि युद्ध बंदी को दास बनाने की प्रथा थी, वो भी बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। कहीं अभियान करेंगे तो जिसको हम लोग प्रिजनर होंगे, वॉर प्रिजनर, उसको हम दास, अब मतलब उनके मुक्ति का भी प्रावधान रख रहा था ये, ताकि ज्यादातर अभियान तो गैर इस्लामिक क्षेत्रों में ही होंगे अभी भी, बट इस्लामिक अभियान भी होते थे। अब जैसे अहमदनगर है, इस्लामिक है, बंगाल में इस्लामिक शासन है, मतलब
अब मुगलों का मैक्सिमम अभियान तो इस्लामिक ही है, ठीक है। तो फिर दान वगैरह देने में भी कोई भेदभाव नहीं, सबको दान देता था ये, भूमि अनुदान पैसे के रूप में। फिर नौकरी में कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं, दान में कोई भेदभाव नहीं, और अलग अलग धर्म के विद्वानों से भी मुलाकात करता था ये, अलग अलग धर्म के विद्वानों से भी मुलाकात करता था, ठीक। तो अकबर की इन नीतियों के कारण अकबर की बहुत चर्चा होती है, इन नीतियों के कारण खास करके। भेदभाव युक्त कर नहीं, भेदभाव वाली परंपराएं नहीं, नौकरी में सबको समान अवसर, ठीक है, ऊंचे ओहदे पे भी खूब दिए जा रहे हैं, दान भी दिए जा रहे हैं, विद्वानों से संपर्क भी, सभी धर्म, पारसी भी हों ईसाई भी हों, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं पे लागू हो रहा है, ठीक। तो अकबर की जो विशेष चर्चा होती है सुलह कुल, सहिष्णुता या उदारता को लेकर। अच्छा, अकबर इस रास्ते पे जाएगा तो तकलीफ किसकी बढ़ेगी? उलेमा वर्ग की। उलेमा वर्ग कभी चाहेगा कि अकबर इस रास्ते पे जाए? नहीं। तो वो समय समय पे कुछ विद्रोह को बढ़ावा देगा, कभी कुछ करेगा। तो अकबर क्या करेगा? उलेमा पर भी नियंत्रण, ठीक। अकबर कैसे करेगा उलेमा पर नियंत्रण? एक 1575 में इबादत खाना, ये फतेहपुर सीकरी में था इबादत खाना, ठीक है। अकबर ने एक इबादत खाना बनाया, वहां पे समय समय पे पहले सुन्नी विद्वानों को बुलाता था, कोई भी सवाल पूछता, जैसे बादशाह को कितनी शादी करनी चाहिए, तो सब आपस में लड़ जाते थे। अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, कोई उसको शिक्षा विक्षा नहीं मिली थी, इस तरह की व्यवहारिक शिक्षा बहुत थी उसके पास। बादशाह को कितना खर्च करना चाहिए, हिंदुओं के प्रति क्या नीति होनी चाहिए, मतलब कोई सहमति नहीं होती थी। तो अकबर पूछता था या देखता था कि भाई तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम लोग कानून के जानकार हो, तो तुम सहमत क्यों नहीं हो? कि तुम सब अलग अलग व्याख्या करो तो फिर व्याख्या मैं ना कर लूं। तो उसने क्या किया, इबादत खाना में पहले सुन्नी विद्वानों को बुलाया, फिर शिया विद्वानों को बुलाया, वहां देखा वहां भी वही कहानी, जैन विद्वान, हिंदू विद्वान, सबसे विचार विमर्श। तब उसको रियलाइज हो गया कि भाई सब अपने अपने हिसाब से धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, ठीक। तब अकबर ने क्या किया, 1579 में खुतबा पढ़ा और महजर जारी किया। ठीक, खुतबा क्या होता है? जो जुम्मे का नमाज होता है शुक्रवार के दिन, जो विशेष प्रवचन होता है, उपदेश होता है मस्जिद में, वो वहां के जो मौलाना होते हैं वो पढ़ते हैं खुतबा, उसमें शासक का नाम लिया जाता है, ये संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। हमने एक बार समझाया था सल्तनत काल में भी आपको। अकबर बोला तुम ही क्यों पढ़ोगे? मतलब एक तरह से ये हो गया कि ईश्वर और शासक के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, मैं ही पढ़ लेता हूं, तुम्हारी कोई जरूरत, ठीक है। तो इस पे काफी कहते हैं ना बवाल कटना एकदम, कि भाई अकबर अलग रास्ते पे जा रहा है एकदम, ठीक। महजर, उसने घोषणा पत्र, महजर का मतलब है घोषणा पत्र, उसने साफ साफ कह दिया कि कभी किसी कानून की व्याख्या को लेकर विवाद होगा तो बादशाह का निर्णय सर्वोच्च होगा, किसी उलेमा का निर्णय नहीं, ठीक। तो शुरू में ये सब नीति थी, उलेमाओं के द्वारा विरोध था, तो इन सब उपायों से उसने उलेमाओं पर नियंत्रण स्थापित किया। अब जब सब कुछ ठीक है, पूरा क्षेत्र जीत चुका है, उलेमाओं पे भी कंट्रोल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका सेना वेना, तब उसको लगता था कि कैसे और मजबूती, लोगों की निष्ठा कैसे बढ़ाई जाए राज्य के प्रति, ऐसा क्या करें जो राज्य से जुड़े हुए सभी लोग निष्ठावान बन जाए राज्य के प्रति, राज्य को और मजबूत किया जाए। तो कहा जाता है 1582 में उसने एक दीने इलाही,
या तौहीद इलाही नामक एक आचार संहिता की शुरुआत की। ये अकबर जैसा व्यापक तो नहीं था। इसमें क्या था कि सम्राट को अपना गुरु मान लीजिए आप, ठीक, शाकाहारी बन जाइए आप, नॉनवेज खाना बन, मतलब कैसे राज्य के प्रति निष्ठा, संपत्ति वगैरह का लालच छोड़िए। अब आप अकबर अब अपने आप में थोड़ा सा हो सकता है कि वो धर्मगुरु की भूमिका में आना चाह रहा हो, बट बहुत लोग कहते हैं कि धर्मगुरु की भूमिका में नहीं था। उसकी सोच थी कुछ नियम ऐसे बना लें हम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, भारतीय हो विदेशी हो, सब सम्राट के प्रति बंध जाएं, सत्ता से बंध जाएं, निष्ठावान हो जाएं, फ्यूचर में कभी कोई विद्रोह के लिए ना सोचे। इससे राज्य को एक मजबूती मिलेगी। 6-7 पॉइंट हैं ऐसे करके, 2-4-5 लिखा हुआ है। बट अकबर ने कहा कि आप स्वेच्छा से इसको अपनाइए, फोर्स नहीं किया। मात्र 17 लोगों ने अपनाया था। बादशाह अकबर का प्रभाव ऐसा था कि 70 लाख लोग भी अपना लेते उसको, बट कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं स्वेच्छा से। तो अकबर को भी रियलाइज हो गया कि लोग अपने अपने तरीके से हटने को तैयार, ठीक है। हिंदुओं में कहा जाता है एकमात्र बिरबल जो था वो इस दीन इलाही को अपनाया था, इसका मेंबर बना था। तो इसके बारे में भी 2-4-5 बातें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिख पा रखी है। तो धर्म के क्षेत्र में देखेंगे अकबर सुलह कुल, सहिष्णुता या उदारता, एक कैसे उदारता, दूसरा उलेमा पे कैसे नियंत्रण, ठीक है, तीसरा कैसे एक रूपता के लिए वो प्रयास कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ बातें ऐसे लिखी हुई है ना। अब लिखें आप अकबर के बारे में, अकबर की उपलब्धियां, इसी में जैसे अकबर का उपलब्धियां हैं या योगदान है, या अकबर पे जितने भी तरह के सवाल जीएस में यदि बने तो आपको बस यही 8-10 पॉइंट ध्यान देना है जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। इसमें उत्तर नहीं बनेगा तब आप दिमाग इधर उधर दौड़ाइएगा कि हमने और क्या पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि उत्तर इसी में से बनेंगे, कुछ भी आएंगे। अकबर पे और अशोक पे आने की संभावना ओपन है। प्राचीन भारत में आपको याद होगा हमने कहा था अशोक पे ऐसे ही पढ़ाया था आपको हमने, क्योंकि वहां संभावनाएं हैं, यहां भी संभावनाएं हैं। लिखें आप पहला पॉइंट, लिखें अकबर ने लगभग 50 वर्षों के शासनकाल में उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विशाल साम्राज्य की स्थापना की। देखें, न केवल मुगलों का नियंत्रण प्राकृतिक सीमा पर था, प्राकृतिक सीमा तक था, बल्कि प्राकृतिक सीमा से बाहर भी, बल्कि प्राकृतिक सीमा से बाहर भी काबुल, कंधार, है ना, ठीक है, प्राकृतिक सीमा से बाहर भी काबुल, कंधार, ठीक है, से बाहर भी काबुल, कंधार, है ना। अब जैसे आपको ये बात बतानी हो तो बता सकते हो ना अकबर ने कहां कहां किसको किसको कब कब जीता, ठीक, बंगाल वगैरह पूरा पूरा एरिया आप चाहो तो, देखो पेज भरना क्या होता है बता दिया हमने उसके बारे में। अदरवाइज कॉन्सेप्ट है कि भाई पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला के बाहर कंधार, काबुल, उत्तर में कश्मीर, ये प्राकृतिक सीमा हो गई। दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक है, ये प्राकृतिक सीमा हो गई उत्तर भारत में, जिसको अकबर ने पूरी तरह से नियंत्रण में रखा था।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। लिखें, न केवल विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक जैसी प्रशासनिक इकाई एवं एक जैसे कानूनों को कौमा करों को पूरे साम्राज्य में लागू किया। ठीक, करों को पूरे साम्राज्य में लागू, जैसे लैंड रेवेन्यू पूरे साम्राज्य में एक जैसा, पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक इकाई, केंद्र है, प्रांत है, जिला है, परगना है। आप ये समझ लो कि अब तक सल्तनत काल में प्रांतीय शासन ठीक से स्थापित नहीं हो पाया था। अब तक मध्यकाल में पहली बार एक सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाई, सल्तनत काल में केंद्र ठीक था, प्रांत और स्थानीय शासन का बिखराव था। फिर ने स्थानीय शासन को ठीक किया। ठीक है, अकबर ने एक साथ केंद्र, प्रांत और स्थानीय शासन, ब्रैकेट में लिख लें आप, मध्यकाल में पहली बार सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाई का गठन, सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाई का गठन ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे केंद्र, प्रांत, जिला, परगना और गांव। ठीक, अभी हमने समझाया सल्तनत काल में केंद्र बहुत मजबूत था, उसके बाद का सिस्टम ठीक नहीं था। शेरशाह के समय केंद्र और स्थानीय शासन मजबूत था, प्रांतियों का अता पता नहीं था। अकबर ने एक साथ तीनों सिस्टम को मजबूत किया, हर जगह अधिकारियों की नियुक्ति, है ना। तो अब तक जो सल्तनत मध्यकालीन प्रशासन था, इससे बेहतर किसी का प्रशासन नहीं था। ठीक, तभी तो योग्यता की चर्चा होती है इसकी भी, है ना। और अकबर इस बात तथ्य का प्रमाण है कि केवल किताबी ज्ञान होने से कोई अच्छा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय के हिसाब से सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक है, समय से आगे का प्रयोग करता रहता था वो, और उस समय के हिसाब से सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये था ही नहीं। बट इसका बनाया हुआ सिस्टम आगे भी चलता रहा। अगला पॉइंट लिखें। लिखिए, मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था के माध्यम से, मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक नियुक्तियों में एकरूपता, प्रशासनिक नियुक्तियों में एकरूपता तथा राज्य के प्रति, राज्य के प्रति अधिकारियों की निष्ठा, राज्य के प्रति अधिकारियों की निष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहा। को प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। राजपूत शासकों के प्रति, राजपूत शासकों के प्रति एक उदार नीति के लिए भी अकबर को याद किया जाता है।
ठीक। लिखें, राजपूतों का सहयोग न केवल अकबर को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिला, और यह मुगल साम्राज्य की मजबूती का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक। मुगल साम्राज्य की मजबूती का एक महत्वपूर्ण कारण बना। नीति आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं, है ना, राजपूत नीति क्या थी उसकी। यहां तो बस क्या क्या अकबर ने कैसे किया, मतलब उसकी उपलब्धियों को कैसे देखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। लिखें कि दक्षिण भारत में दक्षिण भारत को लेकर कर लीजिएगा, दक्षिण भारत को लेकर उसकी नीति व्यवहारिक थी। दक्षिण भारत को लेकर उसकी नीति व्यवहारिक थी, लेकिन उसे आंशिक सफलता मिली। ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि प्रशासन में इस्लाम के अनुयायियों के साथ साथ गैर इस्लामिक प्रजा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, इसको ऐसे भी कह सकते हैं उचित सम्मान दिया इसने, मतलब जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। देखिए, इस्लाम के साथ साथ गैर इस्लामिक विद्वानों का सम्मान किया तथा अन्य धर्मों को भी दान दिया, सम्मान किया तथा अन्य धर्मों को भी दान दिया। ठीक है, तो ये भी समझा चुका थोड़ी देर पहले हमने, उसको हम यहां पॉइंट्स के रूप में ले रहे हैं हम, है ना। अगला पॉइंट लिखें। गैर इस्लामिक प्रजा से संबंधित भेदभाव युक्त करों को समाप्त कर राज्य के सामाजिक आधार को मजबूत किया। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये भी बताया था हमने आपको, उदाहरण वगैरह सब नोट्स में उदाहरण पर्याप्त, और वो पढ़ना है ही आपको, पीटी तो पास करना है तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे केवल कॉन्सेप्ट, आइडिया किस लेवल पे राइटिंग करनी है ना। लास्ट के पॉइंट लिख लें आप इसमें। देखिए, संस्कृति के अलग अलग क्षेत्रों में
जैसे स्थापत्य, चित्रकला, संगीत एवं साहित्य का व्यापक विकास हुआ, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में मिलीजुली संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मिलीजुली संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, जब हम कल्चर पढ़ेंगे ना, मुगल कल्चर, जैसे मुगल स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, सब में अकबर ही आएगा, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे उदाहरण दिखने वाले हैं। हमने उसके अलावा बाकी तो अकबर बता ही दिया आपको, बस कल्चर रह गया। कल्चर हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं कि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों में सबसे ज्यादा महत्व उसी को दिया जाता है। तो हर सेक्शन में हम कल्चर को अलग से लेते रहते हैं हम लोग, है ना, ताकि उसका महत्व वैसे ही बना रहे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अकबर इस तरह का दृष्टिकोण। तो अकबर पे राइटिंग कभी करने के लिए आ जाए, उदार शासक था, सहिष्णु शासक था, ठीक है, मिलीजुली संस्कृति को बढ़ाया हर क्षेत्र में, मतलब है ना, मुगल साम्राज्य को कैसे उसने मजबूत किया, क्यों उसे एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर याद किया जाता है, एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए, कुछ भी आपसे पूछेगा। हमने पहले ही कह दिया, हमने एक ऐसा खाका बना दिया है इसमें, अकबर ने एक ऐसा रास्ता बना दिया जिसपे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब ने फसल काटा। मैंने भी एक ऐसा रास्ता बना दिया है कि कुछ भी पूछेगा, आप बस इस पॉइंट्स को रखिएगा, इसमें उदाहरण ऐड करने होते हैं। एग्जाम्पल देने से उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ती रहती है, नहीं देने से आपको 30 से 40% नंबर आएंगे। उदाहरण दे देंगे आप तो कुछ भी हो सकता है, 60, 65, 70% भी नंबर आ सकते हैं। 30-40% तो नंबर आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं भी देंगे तो आप। ठीक है, और एग्जामिनर पहली बार में कॉन्सेप्ट ही देखना चाहता है, समझ है कि नहीं है। देखो, जो एकदम से इतिहास को पूरी तरह से केवल याद करके जाता है ना, वो किसी पॉइंट के बाद कुछ भी कुछ लिखता रहता है, जो उसको याद आता है वो लिखता रहता है। जो थोड़ा समझ के जाता है तो वो कोशिश करता है कि जो पूछ रहा है मैं वही बताऊं। और मध्यकाल में जितने भी शासक हैं, अब तो यहां कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, जब कभी ऑप्शनल पढ़ाया करते थे, हर शासक का एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बना दीजिए और सभी के सभी शासकों पे आप राइटिंग कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस जरूर विशाल होता है किसी भी चीज का, बट पढ़ने का एक तरीका भी होता है। एक एक शासक पे गहन अध्ययन करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। मजेदार किस्से कहानियां भी तो हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। दत्त चौधरी मजूमदार की किताब है, एक आप में से कोई पूछ रहे थे, जेल मेहता की किताब बहुत इंटरेस्टिंग किताब है मध्यकाल पे। एल श्रीवास्तव की किताब बहुत अच्छी किताब है। एलपी शर्मा की किताब, मतलब आप इसमें इतनी कहानियां हैं ना, पढ़ेंगे तो किताब ही नहीं छूटेगी आपको। ठीक है, आपको लगेगा हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें क्या है, फिर वो अलग दिशा में आपको ले जाएगा। हम तो पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम को खत्म करना और आगे बढ़ना, अगले उसमें जाना है, पढ़ा हमें, हाँ ये सब पढ़ना है हमें। वो खींच लेगा आपको अपनी तरफ, 400-500 पेज की किताब है और आप डूबे रहेंगे। मतलब ऐबक ने क्या किया जब घुड़सवारी कर रहा था, कौन मिला, फिर क्या हुआ, किसने उसको क्या बोला। तो किस्से वाली शैली में भी किताबें बहुत, 4-5 नाम मैंने बताए हैं आपको, सब किस्से वाली शैली में भरी पड़ी हैं कहानियां, मतलब। ठीक है, और यहां हम लोग एकदम से सीधे कि नहीं अब ये वाला हिस्सा तुम पढ़ लेना, कोई भी सवाल है तो उत्तर ऐसे लिख दोगे, कुछ भी पूछे आपको, उपलब्धियां, योगदान, क्यों महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, मुगल साम्राज्य को कैसे मजबूती प्रदान की, कुछ भी पूछे वो, क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसने मिश्रित संस्कृति को कैसे बढ़ाया, क्यों उदार शासक कहा जाता है उसे, क्यों सहिष्णु कहा जाता है, कुछ भी पूछे। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में भी तो जिन बच्चों का तो पूछा जाता है ना,
अकबर की गिनती क्यों महत्वपूर्ण शासकों में होती है? जैसे अशोक के बारे में पूछा जाता है, वैसे अकबर पे भी पूछा जाता है। जिन बच्चों का इतिहास ऑप्शनल होता है उनकी बात कर रहे हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा आमतौर पर। जिनका ऑप्शनल होता है तब भी आपको पॉइंट्स हेल्प करेंगे। बात हो गई अकबर की। अच्छा, नोट्स में ना अकबर के समय के कुछ प्रमुख विद्रोह आप देखेंगे, नोट्स में कुछ टिक भी मारा हुआ है, पेन से मार्क किया हुआ है बहुत पहले कभी। तो जो आपको कल जेरोक्स कॉपी दिया जाएगा या अपलोड कर ही दिया गया था, है ना, तो जो मार्क किया हुआ है ना उस पर ध्यान, ये भी ध्यान में रखिएगा, उसमें मार्क किया हुआ है। जैसे विद्रोह है, 7-8 विद्रोह है, तो 2-3 विद्रोह का नाम मार्क कर रखा है। जैसे रोशनिया विद्रोह कभी किसके समय हुआ था, तो इतना ही पता रहा है कौन था क्या था, छोड़ो, अकबर के समय हुआ था। ठीक है, तो ऐसे 1-2 नाम वगैरह भी उसमें हमने ऐड कर रखे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अकबर से कहानी को आगे लेके चलते हैं। बोलिए। आलोचना मतलब आपको हिस्ट्री इसमें जीएस में नहीं आएंगे ऐसे सवाल ना, ये तो मैं लिख के दे सकता हूं, मतलब एकदम बोल्ड। ठीक है, सवाल आपके अच्छे हैं, ठीक है, जीएस में नहीं आएंगे सवाल ऐसे। नेगेटिविटी के लिए मैं आपको ठीक से तैयार कर दूंगा अभी। आप सब कुछ, आप दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया, इसके साम्राज्य में विद्रोह होते रहे, सब कुछ हुआ, इसका बेटा ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, है ना, तो वो ध्यान रखना है, वो थोड़ा बहुत आलोचना कैसे करेंगे इसकी हम। ठीक है, तो वो आप पॉइंट हो सकता है लिखने के दौरान, बट राजनीतिक इतिहास पे स्पेसिफिक सवाल जीएस में नहीं आते हैं। आपने देखा होगा राजनीतिक इतिहास में कहीं भी, जैसे मान लो राजस्थान के बारे में हमने बताया, सपोज आपका सवाल क्या था कि अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की, तो पहला क्या होता, कोई अधीनता क्यों, भाई बहुतों को स्वाभिमान ऐसा होता है कि नहीं हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। आप कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनमें प्रतिभा है कि वो भी आईएएस बन जाएंगे, बट हम किसी के आदेश नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हम नौकरी, तो नौकरी में तो सबसे ऊपर की नौकरी हो गई। ठीक है ना, तो एक इस तरह की बात हो जाती है। अब अधीन तो किसी के अधीन हो गए ना फिर आप। ठीक, दूसरा फिर राजपूतों की एक परंपरा रही है, ठीक है, स्वाधीनता की, मतलब, है ना, किसी की अधीनता स्वीकार ना करेगी, तो उस परंपरा से भी वो लोग प्रभावित थे, तभी तो अकबर को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। राणा प्रताप काफी कमजोर, उनका ठीक ठाक हिस्सा अकबर ने जीत लिया था, बट उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं आएगा आपसे। राजपूत नीति वगैरह पे सवाल आता है कि अकबर ने राजपूत नीति, एक कुशल नीति अपना करके मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, और औरंगजेब ने राजपूतों को नाराज कर मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ये सवाल कई बार पूछे गए ऑप्शनल में, ऑप्शनल में कई बार का मतलब कई बार, 5-7 साल में एक बार आ ही जाता है, ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, जीएस में वो भी नहीं बनेंगे। ठीक, जीएस में बहुत, इसमें भी देखोगे आप तो अकबर की सामाजिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की कला के क्षेत्र में नीति, यही ज्यादा महत्व रखने वाले हैं जीएस में। राजनीतिक नीति तो क्योंकि अकबर की गिनती एक महानतम शासकों में होती आई है, तो हमें थोड़ा उसका समझ रख लेना चाहिए, इसलिए हमने 3-4 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, नहीं आएगा सवाल, कुछ चीजों को तो लिखा जा सकता है कि ये नहीं होगा। ठीक, हाँ बोलिए। एक बार ये सवाल तो आया है ना यूपीएससी में, हाँ, एक बार आ चुका है कि साम्राज्यों के उत्थान पतन वाली इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों लड़ी गई। ठीक, बट वो पूछा था
तीसरे पानीपत के युद्ध के संदर्भ में 1761 के संदर्भ में? उसका उत्तर कुछ तो मैंने बता दिया है आपको। पानीपत में लड़ाइयां क्यों हुई कुछ तो मैंने आपको समझा दिया। किसी भी जगह पे लड़ाइयां क्यों होती हैं, पर्टिकुलर जगह पे लड़ाइयां होती है, एक कारण होता है कि दो शक्ति दो तरफ से जब आ रहे होते हैं, कोई एक जगह होता है। दूसरा कारण क्या होता है लड़ाई का? पहले से कोई चालाक शक्ति तो जगह तय कर रहे थे कि मैं यहां लड़ूंगा तो मेरे पास ये एडवांटेज। ठीक, तो एक भौगोलिक कारण हो गया, एक राजनीतिक कारण हो गया, एक रणनीतिक कारण हो गया, यही होता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब स्टूडेंट से कोई आदर्श उत्तर की इसकी पढ़ाई नहीं होती है, काल्पनिक सवाल है ये। तो स्टूडेंट से अपेक्षा होती है कि क्या वो कुछ अपने तर्क से कुछ बता पा रहा है, क्या अपनी बुद्धि से वो स्टूडेंट्स की बौद्धिक क्षमता को देखना कि क्या कुछ आर्गुमेंट कर पाता है क्या वो। आमतौर पे ये सवाल इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं हरियाणा के बच्चों से। जब ये मेंस में सवाल आया था तो उससे पहले भी पूछे जाते थे हरियाणा के बच्चों से। मेरी एक स्टूडेंट है, आईपीएस है, अभी वो असम कैडर में है, अभी इस समय विजिलेंस में है, 2017 बैच की आईपीएस है, उनका नाम है पंकज यादव। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल की मेरी स्टूडेंट थी, जीएस में भी थी। पंकज से ही पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, 6 रेशियो पे प्राय सवाल पूछे जाते हैं। मतलब हरियाणा के कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि भाई वहाँ लिंगानुपात इतना कम क्यों है। आप पंचायत पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लड़कियों को लेकर के इतना रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्यों है समाज में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ पानीपत में मतलब हरियाणा में ही क्यों लड़ी गई। जैसे कुरुक्षेत्र से शुरू कर दिया जाता है कहानी, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, पानीपत को छोटा कर दिया जाता है। फिर ये भी तो है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हरियाणा में ही क्यों लड़ी जाती हैं। कभी ऐसे पूछेगा हरियाणा वाले लोग लड़ते क्यों इतना भाई, तो आप कहोगे कि नहीं कहाँ लड़ते हैं, क्यों सब लड़ाइयाँ तो हरियाणा में ही हो रही है। सर लड़ने वाले तो बाहर के थे, हरियाणा वाले थोड़ी थे। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब तो इंटरव्यू का थोड़ा अलग होता है। जैसे कोई यूपी से है, कोई बिहार से है तो अलग तरीके के सवाल होंगे उसके, एमपी के हैं, हरियाणा से है तो वेस्टर्न यूपी से है, हरियाणा से तो खाप पंचायत में बहुत सवाल होते हैं। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। कई बार बच्चियों का नाम देखेंगे आप, बच्चों जैसा रखा जाता है ना, वहां पे कंफ्यूजन हो जाए। जैसे आप देखोगे इस तरह के नाम तो उस पर सवाल पूछे गए, ऐसा नामकरण क्यों होता है, क्यों रखा जाता है, क्या सोशल पर्सपेक्टिव है। हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तो क्यों नीचे जा रहा है। पंजाब में, हरियाणा में खेती को लेकर के क्या आपके पास नया विजन है। तो क्षेत्र स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसके तहत ये सब मतलब नॉर्मल मतलब रूटीन का पार्ट था, इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं थी। पलासी में क्यों लड़ाई गई, बक्सर में क्यों लड़ी गई, तराइन में क्यों लड़ी गई, तो इसका उत्तर कुछ थोड़ी होगा। इसका उत्तर होगा कि एक राजनीतिक कारण, दो शक्तियों के बीच युद्ध था, दोनों एक दूसरे को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहे थे उस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, भौगोलिक रूप से चूंकि वह क्षेत्र दोनों के बीच में पड़ जा रहा था। ठीक है, आप ऐसे देखोगे। बाकी संयोग तराइन में तो और लड़ाई लड़ी गई है, 2 लड़ाई तो ये तराइन में, इसके अलावा भी लड़ाई लड़ी गई है। तराइन में भी 3-4 युद्ध हुए हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा अभी अकबर के बारे में कि बाबर की कहानी हमने देखी ली थी, हुमायूं की कहानी देख ली थी हमने, है ना। अकबर ने, हमने क्या देखा कि ये सब इलाका अकबर ने जीत लिया। पूरा ये जो इलाका था सब अकबर के पास था। खानदेश का इलाका भी ये यहां कहीं पड़ जाता है, ऐसा कुछ है। थोड़ा गुजरात, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र, ऐसे करके एक राज्य रहा है। ठीक, अकबर के पास अब इलाका कौन सा नहीं है, ये इलाका नहीं है, ये इलाका नहीं है, ये इलाका नहीं है, ऐसे करके अकबर ने कोशिश की, कुछ हिस्से वो जीत पाया, बाकी जीत नहीं पाया अहमदनगर को। और इधर आप देखोगे राजस्थान में मेवाड़ ने अधीनता नहीं मानी है। तो जब अगला शासक, जैसे उसका बेटा है जहांगीर, है ना, अकबर ने इसको काफी अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था जहांगीर को। और ठीक है, बट जहांगीर और एक अनारकली के किस्से चलते हैं, आपने कभी सुना होगा, जहांगीर और अनारकली के प्रेम प्रसंग वाले किस्से, है ना। और सलीम की वैसे शासन में योग्य व्यक्ति था ये, लेकिन चूंकि अब पिता लंबे समय तक 50 साल तक शासन करते रह गया पिता, तो भी बेचैन होने लगा कि अब हम कब बादशाह बनेंगे हम, है ना।
इसने एक आधा बार विद्रोह भी कर दिया। जब ये गद्दी पे बैठा तो इसका बेटा भी विद्रोह कर दिया, इसका बेटा भी बड़ा हो गया था, गद्दी का दावेदार हो गया था खुसरो। ठीक है, तो ऐसे करके तो इसके बारे में भी कुछ कुछ जानकारी दे दी गई है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साम्राज्य विस्तार में मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बात बन गई इसके समय। नहीं, दक्षिण भारत में नहीं किया। हाँ ठीक है, ये तो लिखवाया मैंने आपको, दक्षिण भारत में नियंत्रण नहीं था उसका, कुछ हिस्सों पर नियंत्रण था उसका। क्लियर सभी को? तो मेवाड़ इसकी अधीनता मान लेगा और वो अहमदनगर को जीतने की बहुत कोशिश करेगा, बट एक मलिक अंबर नाम का एक मंत्री है, वो उसको जीतने नहीं देगा, कुछ ना कुछ बुद्धि लगा करके। तो राजनीतिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। इसका शासन और क्यों जाना जाता है? नूरजहां के लिए जाना जाता है। कहता था भाई किसी भी आदेश पे नूरजहां के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर हैं, सिक्कों पे नूरजहां के नाम, जहां यानी पूरा विश्व, नूर यानी खूबसूरत, है ना, मतलब ये सब टाइटल उपाधि दिया जाता था, है ना, पातशाह बेगम, नूरजहां, नूर महल भी कहा जाता था उन्हें, वो महल की भी नूर थी। ठीक, अब नूरजहां ने क्या किया, अपने परिवार वाले को, अपने करीबियों को ऊंचे ऊंचे ओहदे पे, जैसे उसका पिता, ठीक, उसका नूरजहां का भाई, है ना, जहांगीर का एक बेटा था शाहजहां, जिसका नाम था, शुरुआती नाम खुर्रम था, ये सबके पूरा गैंग बन जाएगा नूरजहां गुट करके, है ना, तो वो नोट्स में लिखा हुआ है। तो दो चार पांच बातें आपको बस राजनीतिक रूप से ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद शाहजहां के बारे में दो चार पांच बातों को हम लिख लेंगे। हम शाहजहां क्या करेगा, अहमदनगर को जीत लेगा। 1633 में शाहजहां अहमदनगर को जीत लेगा और ये दोनों भी अधीनता स्वीकार करके नजराना देना शुरू कर देंगे। और जब औरंगजेब आएगा तो 1686 में इसको निपटा देगा औरंगजेब, और 87 में इसको निपटा देगा। वो भी रामेश्वरम तक अभियान करेगा औरंगजेब जो है। तो औरंगजेब के काल में कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, बंगाल से लेकर के गुजरात, काबुल, कंधार, कंधार तो फिर आता जाता रहेगा। औरंगजेब नॉर्थ ईस्ट में भी अभियान करेगा। कभी कभी अहोम राज्य के बारे में खूब सुनेंगे, अब चर्चा होती रहती है ना, सफलता नहीं मिल पाई, नॉर्थ ईस्ट में भी अभियान करेगा। क्षेत्रीय राज्य का मैंने भी परिचय नहीं दिया है, अहोम का भी परिचय मैं आपको दे दूंगा जब क्षेत्रीय राज्य बताऊंगा आपको, तो ठीक। बट सबसे विशाल, सबसे ज्यादा भूभाग पे शासन कौन करेगा? औरंगजेब मुगलों में। अब दिल्ली से शासन करना आगरा से मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, दिल्ली से, कि शाहजहां ने, ठीक है, दिल्ली को भी कैपिटल बना लिया था अपना, है ना, तो औरंगजेब तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो कभी दक्षिण में विद्रोह होंगे, कभी उत्तर में विद्रोह होंगे, हमेशा विद्रोहियों का पीछा करता रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। और कानून व्यवस्था बनाने के क्रम में इतने लोगों को नाराज कर देगा अपनी गलत नीतियों से। विद्वान था ये भी, मुगल शासकों में सबसे पढ़े लिखे में गिनती होती थी इसकी भी, कि राजपूत नाराज हो जाएंगे, सब जमींदार, बहुत सारे वर्ग नाराज, सिख नाराज। और उसके बाद फिर जितने भी शासक आएंगे, जिन्हें परवर्ती मुगल कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे 18वीं सदी में, तब मराठों का राइज होगा इस क्षेत्र में। 1710 से 1750-60 के बीच में मराठे छा जाएंगे पूरे भारत में। बट मराठों में भी वही कमजोरियां होंगी जो मुगलों की कमजोरी थी। तब तक यूरोपियन बहुत सारे भारत आ गए थे, व्यापार करने के लिए सब बैठे हुए थे। उसमें एक बहुत चालाक है अंग्रेज, धीरे धीरे इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए पूरे हिंदुस्तान को जीत लेंगे। ठीक है, तो एक समरी के तौर पे बता रहे हैं आपको कि ऐसे कहानी चलती है ना। जहांगीर के बारे में लिखे हैं आप, थोड़ा सा दो चार बातों को लिख लें आप जहांगीर के बारे में। एक पॉइंट लिखें आप कि 1605 ईस्वी में बादशाह बनने के साथ ही जहांगीर ने, बादशाह बनने के साथ ही जहांगीर ने 12 आदेश जारी किए ठीक,
जिसमें एक आदेश था मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक। मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक। नशीले पदार्थ जो होते हैं, शराब वगैरह सब की बिक्री पे खुद पीता था। ठीक है, खुद बहुत मतलब ठीक ठाक नशा करता था, और चित्र में बड़ी रुचि थी मतलब। ठीक है, अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं ना अपने जीवन के लिए। हम लोग मतलब आपकी बात कर रहे हैं, वरना बादशाह ये अलग तरीके के बात था, चित्र में ही इसका पूरा पूरा टाइम, मतलब पर्वतों पहाड़ियों में घूमने में, गार्डन बनाने में, बगीचे बगीचे के निर्माण में, चित्र बनाने में, मतलब इसी सब में इसका बादशाह था, इसलिए चल गया इसके जीवन। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट लिखें, 1615 ईस्वी में मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अभी ले लेते हैं, लिख लीजिए। संघर्ष जारी था, फिर बातचीत से ही समझौता हुआ। ठीक है, राणा प्रताप नहीं थे उस समय। ठीक है, राणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है, अमर सिंह थे, यस, राणा प्रताप नहीं थे, है ना। नेक्स्ट लिखें आप, बस उसमें कुछ कुछ उनका भी शर्त था कि हम आपकी दरबार में नहीं जाएंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं था कि अधीनता मान लिया तो हम आपकी दरबार में आएंगे ही आएंगे, मतलब। ठीक है, सब कुछ कुछ शर्तों के साथ उन्होंने अधीनता मानी थी। जहांगीर भी समझदार था कि लड़ने से क्या फायदा, मतलब शांति हो, ठीक है, तो दोनों को फायदा मिलेगा, है ना। अगला पॉइंट लिखें कि जहांगीर के काल में अहमदनगर के विरुद्ध कई अभियान हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, इसमें एक अधिकारी का नाम आता है मलिक अंबर। ठीक है, अहमदनगर का मंत्री था। उसकी कूटनीति चालाकी के आगे जहांगीर मतलब सफल होता था, फिर असफल, विद्रोह, सफल फिर असफल, काफी नुकसान हुआ, सफलता इसको नहीं मिली। ठीक है, तीन बातें होगी इसके बारे में काम की। चौथा लिखें आप, देखिए, प्रशासन पर नूरजहां गुट का विशेष प्रभाव। नूरजहां गुट का विशेष प्रभाव। नूरजहां गुट पूरा एक टीम था इनका, नूरजहां का। इसमें नाम लिख लें आप, नूरजहां गुट में आप लिखें आसफ खां। आसफ खां हो गया भाई नूरजहां का। इसमें कौन कौन शामिल था, दो चार नाम लिख लीजिए आप नूरजहां गुट में। आसफ खां, ब्रैकेट में लिख लेंगे भाई। ठीक, नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी इसको एक बार कंप्लीट करवा दे रहा हूं कि पहली नजर में कौन सी बातें आपको याद रखनी है। इसी में लिखें आप गयास बेग। गयास बेग ये हो गए नूरजहां के पिता। ठीक, एक है असमत बेगम। असमत बेगम नूरजहां की मां, पूरा खानदान ही था इनका। ठीक, और एक लिख लें आप खुर्रम। खुर्रम, ठीक है, शाहजहां का नाम था खुर्रम। ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे आप शाहजहां, जो पूरे जहां का शाह है। ठीक है, लिख लिया आपने, खुर्रम नाम था। तो ये हो गया नूरजहां। सारे बड़े डिसीजन राज्य के इनके द्वारा लिए जाते थे। हालांकि बाद में खटपट हो जाएगी नूरजहां और खुर्रम में, खुर्रम विद्रोह कर देगा, वो पढ़ने की बात है, दामाद बनाए न बनाए, बहुत सारी कहानियां थी उसमें। ठीक है, तो और आपको एक पॉइंट और लिख लें आप, एक पॉइंट और लिख लें आप कि 1606 ईस्वी में
जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह, कॉमा देके लिखें आप। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने पांचवें गुरु अर्जुन देव ने ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था प्रतिक्रिया स्वरूप जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड की सजा दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड की सजा दी। बड़ी घटना है ये, ठीक है। अब वो सिंपली मिलने गया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, मिलने गया तो विद्रोह किया, उधर भागा तो गुरु से मुलाकात की, कोई सेना या सपोर्ट नहीं दिया था उन्होंने। तो जहांगीर की एक बड़ी गलती थी ये जहांगीर की एक महत्वपूर्ण गलती थी, बड़ी गलती थी ये। इसके साथ सिखों और मुगलों के संबंध बिगड़ने शुरू, और बिगड़ते बिगड़ते गुरु गोविंद सिंह के समय तो 30 वर्षों का संघर्ष चलेगा, ठीक है। तो एक था ये घटना। तो ये 5-6 घटना हो गई जहांगीर के बारे में, है ना। और कुछ कुछ लिखा हुआ है आप, ठीक है। अब लिखें शाहजहां के बारे में। शाहजहां, सोलह सौ 27 से 1657 या 58 भी लिखा रहता है कभी कभी, 57 या 58। साम्राज्य विस्तार लिख लेंगे आप इसका। अब देखो जहांगीर के समय की ना और भी घटनाएं हैं। जैसे जहांगीर के समय साहित्यिक उपलब्धि है, चित्रकला है, स्थापत्य है, संगीत है, अंग्रेजों का आगमन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है। वो सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग। हम यहां केवल एक वंशावली और थोड़ा परिचय, ठीक है। साम्राज्य विस्तार शाहजहां लिख लेंगे आप। यहां लिखेंगे आप 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय। सोलह सौ 33 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय। ठीक, नेक्स्ट लिख लेंगे आप 1636 में 1636 में बीजापुर एवं गोलकुंडा ने बीजापुर एवं गोलकुंडा ने, ये दो अलग राज थे, बहमनी के वतन के बाद आए थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बीजापुर एवं गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक। तो एक तरह से अब इन्होंने मान लिया था कि हम आपको कर देते रहेंगे, नजराना देते रहेंगे, ये बात हो गई थी यहां पे, क्लियर। तो एक और लिख लें आप यहां पे कि शाहजहां के शासनकाल में पैतृक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, पैतृक क्षेत्र यानी फरगना, पैतृक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए औरंगजेब एवं मुराद के नेतृत्व में अभियान किए गए। औरंगजेब एवं मुराद के नेतृत्व, दोनों, इसका बेटा था शाहजहां का, अभियान किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली, ठीक है। क्या चाहता था कि हम फिर से कब्जा करें, अब पुराने दिनों को वापस लाएं, बट सफल नहीं हो पाया। कठिन अभियान था, इसने अपने बेटा औरंगजेब को वहां भेजा
औरंगजेब भूला नहीं था इस बात को। जब कब्जा करेगा वो तो पिता को कारागृह में डाल, भाई तुम हमको ऐसे ऐसे अभियान पे भेजा करते थे, हैं प्यारे बेटे को अपने पास रखते थे, दारा को, बाकी सब अभियान पे जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये भाइयों की लड़ाई अभी देखेंगे हम। लास्ट पॉइंट लिखे शाहजहां के बारे में, किसके जीवन के शासन के अंतिम वर्षों में, शासन के अंतिम वर्षों में, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1658 में, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप, उत्तराधिकार के संघर्ष को। ये इंपॉर्टेंट घटना है, बड़ी घटना है। मुगलों की पतन की एक तरह से पटकथा यहीं पर लिखा जाती है। और भी कारण है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 4 बेटे थे इसके, है ना, शाहजहां के 4 सुपुत्र थे। एक हो गया दारा, हाँ दारा शिको, एक हो गया सूजा, एक हो गया मुराद, और एक हो गया औरंगजेब। ठीक, दारा को लघु अकबर भी कहा जाता था। दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, ये शाहजहां के पास रहता था। सूजा जो था बंगाल का सूबेदार था, मुराद गुजरात का सूबेदार था, औरंगजेब महाराष्ट्र का सूबेदार था। ठीक है, लड़ाइयों का भी उल्लेख कर रखा है हमने हैंडआउट्स में, उसमें लिखा हुआ है हैंडआउट्स में। ठीक है, औरंगजेब महाराष्ट्र का सूबेदार था। जब शाहजहां बीमार रहने लगा तो यह बात क्लियर हो गई थी, सारे महत्वपूर्ण निर्णय दारा ले रहा था, अगला बादशाह यही बनेगा। तीनों भाइयों को यह बात पसंद नहीं आई। सबसे पहले चूंकि ये बंगाल में था, नजदीक था, तो ये बढ़ा आगे, तो बनारस में इसको निपटा दिया गया। भागा फिर ये, पहले ये कब्जा करने के लिए बढ़ा, तो बनारस में इसको चेक कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक, इन दोनों ने दोस्ती कर ली, पास पास में था गुजरात महाराष्ट्र में। और फिर इनकी सेना ने, जब इनकी सेना चली गुजरात महाराष्ट्र की, तो उज्जैन में शाही सेना को हरा दिया इन लोगों ने। ठीक है, उज्जैन में धर्ममत की लड़ाई में शाही सेना को, आगे चल करके आगरा के नजदीक पड़ेगा सामूगढ़, वहां की लड़ाई में वो निर्णायक था। इस बार दारा के हारने के बाद दारा को भागना पड़ा, और फिर मुराद की भी हत्या हो गई, दारा की भी हत्या कर दी गई। ठीक है, सबको मार करके औरंगजेब जो है फिर बादशाह बनता है। पिता को कारागृह में डाल दिया। जब पिता की मृत्यु होती है, मारा नहीं पिता को, ठीक है, फिर पिता को वहीं दफना दिया ताजमहल में ही, कि भाई आपने ताजमहल बनाया है तो आप भी पत्नी के बगल में आराम करिए आप। ठीक है, इस प्रकार औरंगजेब का शासन शुरू होगा अगला। तो ये इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद खून खराबा ज्यादा होने लगा सत्ता को लेकर के। औरंगजेब के मरने के बाद ये नियम बन जाएगा, अब तक नियम नहीं था। जो तय हो गया वो तय हो गया, कोई विरोध नहीं करता था उसका बहुत। इसके बाद नियम बन जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर हर मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को तुर्कों वाली कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो इस घटना ने काफी कमजोर कर दिया था मुगलों को, और भी रीजन थे। तो उत्तराधिकार का युद्ध है, और जो युद्ध का नाम वगैरह बताया ये सब भी आपको याद रखना है, नोट्स में लिखा हुआ, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट कहा। अब आप लिखें औरंगजेब, लिखें आप औरंगजेब। यहां कर लें आप 1658 से 1707, साम्राज्य विस्तार,
लिखेंगे उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में अहोम राज्य पर आक्रमण, अहोम राज्य पर आक्रमण लेकिन सफलता नहीं मिली। उत्तर पूर्वी भारत में अहोम राज्य पर आक्रमण लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, अहोम का परिचय मैं आपको दूंगा, बस अभी जस्ट एक रेफरेंस आया कि इसने हमला किया था नॉर्थ ईस्ट पे। ठीक, देखिए आप 1686 ईस्वी में बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय। बीजापुर का विलय और गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में। ठीक, अब आप देखिए सीमा कहां तक पहुंच गई एक बार। तो यहां तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा दो ही होता है इनफैक्ट पढ़ाने का। एक होता है विस्तार के फ्लो को समझिए आप, थोड़ा वंशावली पे ध्यान दीजिए, बस राजनीतिक परिचय में यही है। समझ में आ गई बात। अब सुदूर दक्षिण तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक, तो साम्राज्य विस्तार को लेकर के तीन बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। अगला पॉइंट लिखें आप औरंगजेब के बारे में ही, लिखे विद्रोह, प्रमुख विद्रोह। अब ये जान लीजिए कि जैसे एमबीटी के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, वैसे इसके समय भी सर्वाधिक विद्रोह हुए। लिखें आप उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोह, इसमें कुछ जनजाति थी जैसे अफरीदी, गिलजई, खटक इत्यादि। उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोह। ठीक, मैं आपको बस कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं इसमें। ये जो काबुल था ना, तो काबुल तक जाने के लिए अक्सर जो पर्वतीय क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, यहां आसपास बहुत सारे जनजातीय समाज के लोग होते थे। मुगल सबसे टैक्स वसूलते थे और ये मुगलों से टैक्स वसूलते थे हमेशा। यहां शांति चाहिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत टफ परिस्थिति है यहां की। तो औरंगजेब के समय भी इन जनजातियों ने विद्रोह किया, सेना भेजता था, नियंत्रण होता था, फिर विद्रोह होता था। तो ये वाला इलाका डिस्टर्ब ही रहा औरंगजेब के समय। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप सिख विद्रोह। लिखें, इसमें लिख लीजिएगा आप 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड की सजा दी। इसके पश्चात 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों का हिंसात्मक प्रतिरोध किया, हिंसात्मक तरीके से प्रतिरोध किया। अब ये देखोगे आप, समझ लो 1675 से लेकर 1707 ईस्वी तक, बाद में थोड़ा बहुत समझौता होगा लास्ट में, आखिरी वर्ष में, लगातार पंजाब के इलाके में मुगलों और सिखों के बीच में संघर्ष
तो काबुल के आसपास का इलाका डिस्टर्ब हो गया, पंजाब डिस्टर्ब हो गया, 30 वर्ष तक डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब होने में नुकसान क्या होता है? आपके खर्चे अलग होते हैं और आपकी इनकम घट जाती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें सतनामी विद्रोह। इनके बारे में लिख लेंगे आप। ये नारनौल, मेवात जो है हरियाणा का, राजस्थान का नारनौल, नारनौल मेवात इत्यादि क्षेत्रों में ठीक, बेसिकली सब कृषक थे। सतनामी जो थे कृषक थे, और ये दादू और रविदास के अनुयायी थे, लिखा भी हुआ है नोट्स में, है ना। अब इससे क्या होगा आप देखोगे, हरियाणा और राजस्थान का कुछ इलाका भी डिस्टर्ब है। मेवात दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, जो बलबन जिसको शांत किया था रखते हुए लौह की नीति से, और ये दोनों इलाका डिस्टर्ब हो गया। इसके खेती संबंधी असंतोष के कारण था ये। ठीक, लिखें आप मारवाड़ एवं राजपूत विद्रोह कर लीजिए आप, राजपूत विद्रोह। अगला लिखेंगे आप राजपूत विद्रोह। राजपूत विद्रोह यहां लिखेंगे आप मारवाड़, मारवाड़ का विद्रोह, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ दिया। मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ दिया था। इसमें दो नाम लिख लेंगे यहां पे बस ऐसे जानने के लिए, एक है जसवंत सिंह और एक है दुर्गादास राठौर। बड़े नाम है दोनों वैसे, जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौर। ठीक, मसला क्या था कि जसवंत सिंह थे काबुल के सूबेदार। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसा नियम था, मुगलों ने मारवाड़ पे अपना प्रभाव स्थापित कि जब तक कोई अगला उत्तराधिकारी नहीं हो जाए, ऐसा नियम पहले से चला आ रहा था। कुछ महीनों के बाद, ठीक है, रानी प्रेग्नेंट थी और एक बेटा हुआ, उसका नाम था अजीत सिंह। ठीक, नवजात बच्चा ही था। तो उनके जो संरक्षक थे दुर्गादास राठौर, उन्होंने कहा कि भाई मेवाड़ का राज्य अब वैध उत्तराधिकारी को लौटा दो। औरंगजेब ने इसको मानने से इनकार। उसका रीजन यह था कि जसवंत सिंह से औरंगजेब चिढ़ता था, वो चाहता था गद्दी किसी और को दे दे, किसी और रिश्तेदार को। तो दुर्गादास राठौर ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के विरुद्ध, और औरंगजेब ने इस विद्रोह को संभाल नहीं पाया। लगभग 30 वर्ष तक पूरा का पूरा मारवाड़ और मेवाड़ दोनों डिस्टर्ब। तो ये दोनों शक्तिशाली राज्य थे। तो जो अच्छे संबंधों के कारण मुगलों की जो बुनियाद अकबर ने मजबूत की थी, औरंगजेब ने अपनी मूर्खता से उसको कमजोर। जब शेर शाह जैसा शासक कहता था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना साम्राज्य खो देता, जीतने के बाद भी वो राज्य लौटाने को तैयार, शेर शाह तुम रखो, अधीनता मान लो। और इसने बड़ी मूर्खता की, मतलब। तो आप देखोगे धीरे धीरे ना, उत्तर पश्चिम में अफगान, पंजाब में सिख, हरियाणा में सतनामी, राजस्थान में राजपूत, मतलब धीरे धीरे पूरा हिस्सा ही विद्रोह के चपेट में आ गया है इसके। ठीक, तो यहां पे भी आप एक विद्रोह देखेंगे। अगला पॉइंट लिखें आप, राजपूत विद्रोह के बाद लिखें जाट विद्रोह। जाट विद्रोह, जाट विद्रोह में नेता का नाम लिख लेंगे आप, नेता का नाम गोकुल चूड़ामन और बदन सिंह। गोकुल चूड़ामन बदन सिंह। ठीक है, ये विद्रोह कहां हुआ था? तो ये मथुरा, आगरा, भरतपुर वाले क्षेत्र में।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आप। ये प्रमुख नेता थे गोकुल चूड़ामन बदन सिंह, इसका भी मेंशन किया हुआ है ना, नाम याद रखना है। कहाँ हुआ था ये? तो मथुरा, भरतपुर, आगरा वाले क्षेत्र में हुआ था। आगे चल करके जाटों के एक नेता है सूरजमल, ठीक है, एक शक्तिशाली शासक के तौर पे 18वीं सदी के क्षेत्रीय राज्य में उनकी भी गिनती होती है। ठीक, एक जाट विद्रोह हो गया आपका। एक लिख लें आप, मध्य भारत में बुंदेला विद्रोह। मध्य भारत में बुंदेला विद्रोह। और बुंदेला विद्रोह, और एक लिख लें आप, मध्य भारत में बुंदेला विद्रोह लिख लें आप। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लें आप, महाराष्ट्र में मराठों का विद्रोह। मराठों के बारे में बात अलग से करेंगे, मराठों का विद्रोह, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठों का विद्रोह, इसकी चर्चा अलग से करेंगे। ये भी लगभग चला 25-30 साल तक। तो इसका क्षेत्र ही पूरा विद्रोह से भर गया था। बहुत सारी इसकी गलती भी है उसमें, चर्चा मैं कराऊंगा। मेजर पॉइंट्स मैंने लिखा दिया आपको, ताकि औरंगजेब तक था टारगेट में एक बार हम लोग। अभी औरंगजेब पे और थोड़ी बात होगी, है ना। अगली क्लास जब भी होगी आपको सूचना मिल जाएगी। वीकेंड पे ही क्लास होगी, हमने बताया था। जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो ऑफलाइन आप लोग तो हैं यहाँ पे, है ना। अब इसकी अगली क्लास मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि शनिवार रविवार क्लास होने वाली है अब इसकी, ठीक। अलग कॉपी रखिएगा मेडिवल इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की एक अलग कॉपी रखनी है आपको, ठीक। मेडिवल की एक अलग कॉपी रखनी है। तो जब हम आपसे मेडिवल में बातचीत करेंगे तो हम बातचीत फिर यहीं से शुरू करेंगे, हम औरंगजेब से ही। मराठा विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, यहां से बात शुरू करेंगे हम। औरंगजेब के बारे में भी कई बातें और बतानी है आपको, ठीक। और जो आप लोग अभी आएंगे तो आपको वो हैंड आउट मिल जाएगा शनिवार को, या जब भी मुगलों के ऊपर, तो हैंड आउट के थ्रू भी हम लोग सारी चीजों को एक बार हम देख लेंगे हम, ठीक है। एक बार आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चों को।